नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग अगला प्रैक्टिस मॉडल सेट 12 लेकर के आ गए हैं। जो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर ये स्किप कर दीजिएगा तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे वंचित रह जाइएगा, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और उसके बाद से अपने दोस्तों के को भी इसका राय दें कि हमें प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस करना चाहिए, ताकि इससे आप लोग को हो जाता है कि एनालिसिस हो जाता है किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न हमारा है, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? यानी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को कितने मेडल मिले थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 7 पदक मिले थे, जिसमें एक स्वर्ण था यानी गोल्ड मेडल एक था, उसके बाद से सिल्वर मेडल 2 थे और 4 कांस्य पदक था, यानी जिसको ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। यानी 4 कुल मिलकर के ये हो गए आपके 7 मॉडल जो मेडल मिले थे टोक्यो ओलंपिक में आप लोग को भारत की तरफ से प्राप्त किया गया था। और ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खेल से संबंधित जितने भी पदक हैं आपके एग्ज़ाम में आता ही रहता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद से आप लोग कमेंट में बताइएगा, भारत में लंदन ओलंपियन 2012 में 6 पदक जीता गया था, और यह कि सबसे ज़्यादा 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें किस देश को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले थे? इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, मांग का नियम बताता है कि डैश डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। यानी मांग का नियम क्या बताता है और इनके बीच किस प्रकार का संबंध है? 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत को दर्शाता है। यानी कि अगर मांग है तो उसकी कीमत क्या होगी? बढ़ेगी, और उसी के अनुसार क्या होता है? ऋणात्मक बीच का संबंध होता है। अगर होता है कि आपकी वस्तुएं बहुत सारी हैं और मांग कम हो तो ऋणात्मक की आवश्यकता, वहाँ पे ऋणात्मक आरेख देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? यानी जो अरुणाचल प्रदेश है वह भारत के किस दिशा में स्थित है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा उत्तर पूर्व। यानी वो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर में है, और उत्तर के सबसे ऊपरी हिस्सा में है, पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व यानी बिल्कुल पूर्व जहाँ कहा जाता है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो आप लोग आंसर में क्या दीजिएगा? पूरब में जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे, और यह सबसे ऊपरी भाग है। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो ऐसे वाला भाग निकलता है वहाँ पे आपका यह अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। यानी सबसे उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है भारत के। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे जो एजुकेशन रेट है सबसे कम है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना बिहार। अपना प्यारा बिहार जो है यहाँ पे साक्षरता दर न्यूनतम है। और सबसे अधिक कहाँ की है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कनेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? यानी कनेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है अमर्त्य सेन, और आप लोग इनको बताइएगा इनको कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सारनाथ किसके यानी किनके लिए पुण्य स्थान है? यानी जो पुण्य स्थान है यानी मुख्य स्थान है, तो सारनाथ किसके लिए फेमस है जी? तो ये हो जाएगा बौद्ध, यानी बौद्ध से संबंधित है, क्योंकि सारनाथ में पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना दिया था, इसीलिए यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? यानी गंगा नदी आप लोग को पता है कहाँ कहाँ नहीं बहती है, तो सबसे पहले देख लीजिए। इसमें सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में गंगा नदी का कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश कानपुर, चलिए पश्चिम बंगाल में भी है, और बिहार के पटना और भागलपुर में भी बहती है, पटना भागलपुर। और उत्तर प्रदेश के जो कानपुर है, कानपुर में, हरिद्वार में, वाराणसी में, और उसके अलावा 1-2 स्टेट है वहाँ पे लगभग 6
भारत के जिला और स्टेट में यह बहती है। पटना में भी बिहार में बहती है, बिहार के पटना भागलपुर में इसको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, दक्कन ट्रैप्स का निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? यानी दक्कन ट्रैप्स जो है इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लावा का महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोना किस राज्य में मिलता है? यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सोने के खदान है? तो कर्नाटक के कोलार में, आप लोग जानिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 हमारा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? यानी किसका नेतृत्व किया था? सबसे पहले किसको नेतृत्व दिया था? इसमें से दिया है चंपारण सत्याग्रह या भारत छोड़ो और इनमें से सभी। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था 1917 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में। आप लोग ये तथ्य जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सभी पूछता रहता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? यानी बाल गंगाधर जो तिलक थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी जो भारत के राष्ट्रपति जो थे कौन थे? वो बिहार के लाल थे, जिनका नाम है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993। अगला है, बाबू वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? यानी इसमें कौन ऐसा युद्ध है जिसमें वीर कुंवर सिंह की सहभागिता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह बिहार के ही थे, वीर कुंवर सिंह बिहार के ही थे। वह बिहार के किस जिला से थे? आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1857 के विद्रोह में। वह अपने एरिया के क्या थे? एक बड़े जमींदार थे, और इसी जमींदारी के खिलाफ उन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट हुए थे। भारत गणराज्य कब बना था? यानी भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा 1950, 26 जनवरी 1950 को गणराज्य के दर्जा मिला था। अगला है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान का जो मुद्रा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी नगुलड्रम। यानी भूटान का कैपिटल आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। पोखरण किस लिए, जो पोखरण है राजस्थान का पोखरण किस लिए विख्यात है? यहाँ जल प्रदूषण है, या हिंदू मुस्लिम दंगा है, या अणु विस्फोटक है, या नक्सल आंदोलन है? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा यह अणु विस्फोटक है। यानी 1998 में यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी के संयोग से परमाणु विस्फोट किया गया था। एक नहीं 8 किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, और सबसे पहला दूसरा कब किया गया था? आप लोग इसको कमेंट में दीजिएगा। अगला है, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? यानी कौन इसमें से राज्य है जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है? तो ये अपना प्यारा बिहार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिटलर किस देश के थे? यानी एडोल्फ जो हिटलर थे वह किस देश से संबंधित थे? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब है वह जर्मनी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। दक्षिणी ध्रुव क्या है? यानी दक्षिणी ध्रुव क्या है? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक महादेश है। यह एक क्या है? तो महादेश है। अगला प्रश्न हमारा देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालिदास ने क्या लिखा था? इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है? तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, और बच गया रामायण। तो रामायण का कमेंट आप लोग करिए किसने लिखा था। इसीलिए 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? यानी कोणार्क मंदिर जो है सूर्य भगवान के लिए समर्पित है, और यह कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। CV रमन कौन थे? यानी CV रमन जो थे उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वह कौन थे? तो यह एक विख्यात वैज्ञानिक थे, यानी फेमस वैज्ञानिक थे। अगला है, रामचरितमानस किसने लिखा? यानी रामचरितमानस लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हमारे तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 17
लक्ष्य निर्धारित किए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके किसके लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए सम्मानित किया जाता है? तो साहित्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है डिम्बी लोअर हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के सबसे पूर्वी स्टेट है। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार? क्योंकि अभी अभी आप लोग को बताए थे अमर्त्य सेन का एक पुस्तक था, और यहाँ पे देखिए उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछ दिया कि उनको नोबेल पुरस्कार किस साहित्य के लिए मिला था? तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। अगला है ब्रिटिश भारत में, यानी जो ब्रिटिश थे भारत में बिहार राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी ब्रिटिश के समय में भारत के बिहार राज्य में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मोहम्मद यूनुस थे। चलिए, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, यानी खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ओडिसी क्या है? यानी ओडिसी क्या है? एक संगीत कला है, या मूर्ति कला है, या फिर एक क्या चित्रकला है, या फिर एक नृत्य कला है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ओडिसी जो है एक नृत्य कला है, डांस प्रोग्राम है। चलिए, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 32 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है संथाल लोग कहाँ रहते थे? 32 नंबर प्रश्न कह रहा है संथाल लोग जो है कहाँ रहते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में रहते थे। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? यानी विश्वनाथन आनंद जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज के चैंपियन थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा। पंडित रविशंकर क्या है? यानी पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या वह क्या करते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक विख्यात सितार वादक थे। यानी जो पंडित रविशंकर है सितार बजाते थे। बिरसा मुंडा कौन थे? 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक जनजाति विद्रोह के नेता थे, विद्रोही थे, नेता थे। चलिए, अगला 36 नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से? यानी पंचायत का जो 29 कार्य है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व है? यानी कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक घनत्व है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन का जवाब बेहतरीन तरीके से पता होगा, क्योंकि 28 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है। और यह कितना है? तो 5.5 ग्राम मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? यानी मछलियों से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो देखिए आप लोग का दिया 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यह नोवा स्कोशिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा यह था सारण। ऑप्शन नंबर ए, उसको अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा चंडीगढ़ कहाँ है? यानी चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा यह हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है, और पंजाब का भी चंडीगढ़ है। सूरीनसर और मानसर झील कहाँ अवस्थित है? सूरीनसर और मानसर जो झील है वह कहाँ अवस्थित है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कर है एडसेट परिक्षेपित किया गया, यानी एडसेट जो प्रक्षेपित किया गया वह कब किया गया? 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 2004 लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यह GSAT क्या है? तो यह एक संचार उपग्रह है। यह क्या है? एक संचार उपग्रह है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग 44 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 44 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट में कीजिए।
कह रहा है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, यानी ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। वैनकूवर को सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को कनेक्ट करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा लेंदी है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। चलिए, इसमें कह रहा है भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन यानी 28 फरवरी को क्या था? तो रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी 45 का सही जवाब आ जाएगा। उस समय रमन प्रभाव को प्रस्थापित किया गया था, जिसकी वजह से उसी समय से हम लोग विज्ञान दिवस के, और रमन साहब का उस दिन जन्मदिन था, उन्हीं के नाम पर यह विज्ञान दिवस का अनावरण किया जाता है। आज मानव ने सर्वप्रथम सीखा, यानी मानव ने क्या सीखा? तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग जलाना। यानी सर्वप्रथम क्या सीखा था मानव ने? आग जलाना। वो पहले आखेटा की जिंदगी गुजारते थे, यानी घुमंटू की तरह एक घाटी से एक गुफा से दूसरे गुफा में। उसके बाद से उन्हें कुछ ऐसा लगे कि हमें कुछ व्यवस्था करना चाहिए, तो सबसे पहले वह क्या करें, जंगल में गुफाओं में रहते थे, और उसके बाद से बारिशों से बचने के लिए वह विभिन्न प्रकार के चट्टान, ऐसे क्या होता है, छालों का इस्तेमाल करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने पत्थर का हथियार का इस्तेमाल किया। आदि मानव काल के बाद से वह धीरे धीरे सीधा चलने लगे। सीधा चलते चलते उन्होंने लगे पत्थर से ही पत्थर का आग का निवास किया। यह उसके बाद से वे हम लोगों के श्रेणी में धीरे धीरे चेंजिंग होते गया, वह उसके बाद से दैनिक स्थिति में वो लगा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थे किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के पूजा करते थे, क्योंकि उसका साक्ष्य मिला हुआ है। अगला है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कृष्ण क्रांति है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। उमाम की राजधानी कहाँ है? 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मस्कट। मस्कट जो है उमाम की राजधानी है। आप दोहा बताइएगा किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबल पैदा हुए थे, यानी जो अल्फ्रेड नोबल थे कहाँ पे पैदा हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन में, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को आंसर शेयर कमेंट में ही करूँगा। ऐसे कर देने पे आप लोग केवल पढ़ के निकल जा रहे हैं। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 53 का, सॉरी जो 52 था उसका आंसर यहाँ पे है। और 53 देखिए, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? जब मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कोशिका का कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है? 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न फसलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्नलिखित क्रम है, यानी किस प्रकार के भारत में खेती का जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आम, केला, नींबू प्रजाति और अनानास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सजीव यांत्रिकी ऊतक के रूप में किया जाता है? 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खम्बत मृदुतक के रूप में। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, यानी कौन सी है जो समुद्री चूहिया के नाम से जानी जाती है? 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन जो होती है समुद्री चूहिया के नाम से जानी जाती है। अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। अश्रव्य माने जिस ध्वनि को सुना नहीं जा सकता है उसको कहते हैं अश्रव्य तरंगे, और ये होता है 20 हर्ट्ज से कम, और श्रव्य को कहते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और उसके पराश्रव्य होता है 20,000 से अधिक की ध्वनि को। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हैजे के रोगाणु फैलते हैं, यानी जो हैजे के रोगाणु होते हैं किससे फैलते हैं? तो 59 नंबर क्वेश्चन घरेलू मक्खी से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, और उसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न भी है 61 नंबर, इसको भी बनाइए और इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक बनाइएगा नहीं, देख करके निकल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको विथ होनेस्टी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन बच्चों को जन्म देता है? इनमें से कौन सा है जो बच्चा को जन्म देता है? तो ये हो जाएगा शासवक, और बाकी सब अंडे देते हैं, यानी मेढक भी अंडा, छिपकली भी अंडा और नाग भी अंडा। शासवक जो होता है ये
बच्चे को जन्म देता है। अगला प्रश्न को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने का उपयोग होता है, यानी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए क्या उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है, यानी भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सा जो एंजाइम है उपस्थित होता है, तो ये लाइसोजाइम होता है। यह हमारे लार में और हमारे आंसू में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, यानी अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पैरेन्काइमा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 67 है। इस प्रश्न में देख रहा है कि कह रहा है एक अणु 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु उसकी जो द्रव्यमान संख्या है क्या होगा। 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 19 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को ऐड करेंगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। चलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड करेंगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को स्क्रीनशॉट कीजिए और उसका आंसर कमेंट जरूर करिए। अगला प्रश्न भी मैथ का है, इसको भी स्क्रीनशॉट करके इसका आंसर कमेंट में देखिए यहाँ पे है और कमेंट में कीजिए, उसका आंसर का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट करके और इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न भी मैथ्स का है और इसका प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि वायुमंडल न हो तो धरती की सतह का औसतन ताप क्या होगा। अगर वायुमंडल नहीं रहे तो धरती का औसतन सतह ताप क्या होगा, तो यह अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित यानी निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन करें, यानी किसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है, तो लाल रंग का यानी लाल रंग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान किया था। तो इस पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है यह बताया था कैप्लर ने, और इस सिद्धांत के बारे में कौन सा बात सत्य है, तो इसका हो जाएगा यह विभिन्न ऋतुओं का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 74 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मैथ्स का है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है ब्राउनी गति के निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदर्शन है, यानी कथन निदर्शन कौन सा है। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्य के सूक्ष्म कणों को यादृच्छिक गति करना। चलिए इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या कह रहा है बीटा किरणें वास्तव में होती है, यानी जो बीटा किरणें होती है वास्तव में क्या होती है, तो ये रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती है, यानी बीटा किरणें रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या, आप लोग इसको पढ़िए और इसमें कह रहा है एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देने वाले में दोनों में से किसका प्रतिरोध क्षमता अधिक है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा देखिए, इसमें से जो घर में बल्ब लगा है तो वह कौन सा प्रश्न है जिसका प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा चमकीला बल्ब, यानी जो जितना चमकेगा उसका प्रतिरोधक क्षमता उतना अधिक होगा। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली के तार पर एक पक्षी बैठा है, यानी ऊंची क्षमता वाली बिजली के तार पर पक्षी बैठा है तो क्या होगा, यानी उसको देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वह तुरंत मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे हल्का झटका लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, वह अप्रभावित होगा, यानी वह क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका अर्थिंग से सपोर्ट होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सी नंबर इसका सही जवाब आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन 89 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहे हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी अस्थायी चुंबक बनाना है, स्टेबल चुंबक बनाना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। उपयुक्त धातु जो होगा स्टील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। 81 नंबर प्रश्न को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक 82 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं।
शुद्ध सिलिकॉन होता है, यानी शुद्ध सिलिकॉन कौन होता है? तो एक 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह अर्ध संवाहक होता है। जो अर्ध संवाहक होता है वह शुद्ध सिलिकॉन होता है। 82 नंबर का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, यानी सोलर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? 83 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर सही, यानी सिलिकॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श धातु है? 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रांसियम जो होता है आदर्श धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? यानी किसके नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है? तो ये होते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के फर्स्ट जो ग्रेविटी लॉ है वह क्या कहता है? जड़त्व का नियम को भी सत्यापित करता है और उससे बल का परिभाषा भी निकलता है। अगला प्रश्न को देखिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका मैथ्स का है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बना करके आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ्स का है। मैथ्स के बाद फिर भी मैथ इस सब जितने भी प्रश्न हैं हम आप लोगों को शो अप कर रहे हैं स्क्रीन पे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से आंसर को कमेंट में कीजिए। आपकी एक लाइक और शेयर से आप को कुछ नहीं होगा। ये जितने भी इम्पोर्टेंट है इसमें मेहनत भी लगता है, आपको बोलने में भी मेहनत लगता है और फिर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाइयों के साथ आपको यह वीडियो प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 के बाद 96 में हम लोग देखते हैं। 96 मैथ्स का प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से जितने भी प्रश्न हम आपके स्क्रीनशॉट पे दिखा रहे हैं आप क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बनाने का प्रयास कीजिएगा। बनाइएगा तो ये होगा कि आपका जो भी दिमाग होगा अच्छा से ऑब्जर्व करेगा कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। और रीजनिंग जितने भी है इसमें हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और आप इसको सही अच्छे तरीक़ा से क्या करिएगा, विद होनेस्टी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 104 नंबर प्रश्न का भी वही जवाब हो जाएगा, जो रीजनिंग का है उसको करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? देखिए कह रहा है टोपी है, फिर पगड़ी है, पतलून है, टोपी है। ये टॉप, टोपी, पतलून ये सभी एक दूसरे से, इसमें से कौन सा है जो एक दूसरे से भिन्न है? तो आप देख लिए पतलून जो है नीचे पहना जाता है, बाकी सब टोपी टॉप यानी ऊपर पहनने वाली चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका रीजनिंग का, इसको बना करके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर के साथ क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन नंबर के साथ प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर शेयर करिएगा। अगला देखिए इसमें से कौन सा एक विकल्प अलग है। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है बेंगलुरु कर्नाटक है, बिहार का पटना है, गुजरात का गांधीनगर, असम दिसपुर, यानी इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप बताइएगा कमेंट में और इस नंबर का सही जवाब आ जाएगा कर्नाटक बेंगलोर, या जस्ट अपोजिट है। क्योंकि देखिए पहले क्या दिया है, राजधानी दिया है, सबका राजधानी पहले दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए बेंगलोर यानी कर्नाटक का कैपिटल क्या होता है, बेंगलोर होता है। कर्नाटक स्टेट और उसके बाद बेंगलोर, और बाकी सब पहले क्या दिया है आपका उसका कैपिटल दिया है, राजधानी दिया है, इसमें जो है राजधानी बाद में दिया है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, इसको बताइए ओम का संबंध विद्युत प्रतिरोध से, तो न्यूटन का किससे हो जाएगा, बल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न में कह रहा है त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुज की संख्या देख लीजिए आप लोग, इसको काउंट करके कमेंट में शेयर करिए। चलिए उसके बाद से ये कथन निष्कर्ष वाला है, इसको भी आप लोग बनाइए और उसका आंसर कमेंट क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न के साथ हम लोग देखते हैं, इधर वाला प्रश्न है जो है ये भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 118 नंबर प्रश्न के बाद ये है रीजनिंग का प्रश्न है 118 नंबर, इसमें साइन को चेंज करके बनाना है। ये सभी प्रश्न आप लोग के सामने हैं, इसको बनाने का प्रयास करिए और आंसर कमेंट में कीजिए। ये देखिए आप लोग का मिरर से संबंधित है, इसमें प्रतिबिंब आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखना है कि कौन सा इमेज इसमें सही बन रहा है, कौन सी आकृति जो है परफेक्ट है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें हिरण भालू कह रहा है कि कौन इसमें से एक दूसरे से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है सर्वाहारी,
सर्वहारी भालू हिरण। आप बताइए सर्वहारी हिरण तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है हिरण जो होगी एक अलग डायग्राम में होगी, तो हिरण के लिए अलग डायग्राम होगा। और बाकी 124 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण अलग होगी और जो भालू होता है क्या होता है, सर्वहारी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए पेपर कटिंग से, पेपर कटिंग को सही टिक आउट करके उसका आंसर बताइए। चिकित्सक रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार से दुकानदार किससे संबंधित होगा। यानी चिकित्सक जो है रोगी से, यानी जो डॉक्टर है रोगी का इलाज करता है, तो दुकानदार क्या करेगा, तो 126 नंबर प्रश्न का सही जवाब देगा वह ग्राहक को संतुष्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है रंग है काला, यानी रंग को, काला को क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। उसी प्रकार से 128 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा 127 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेज है किससे बना है, फर्नीचर से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 129 नंबर प्रश्न, 128 नंबर प्रश्न। अभी 128 नंबर के बाद चलेंगे 129 में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जितने भी प्रश्न दोनों साइड में है 130 और इस साइड में 135 आप लोग देख पा रहे हैं, इस सभी को स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद से इधर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है 139 इधर भी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जितना अभी भागिएगा फिर आपका समय नहीं बच पाएगा, इसीलिए अभी तैयारी करने का बेहतरीन ऑप्शन है आप लोग के पास, अच्छा से अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सभी मैथ्स का क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं वेट करूँगा, सबके कमेंट का वेट करूँगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं और इसका आंसर जो है कर रहे हैं कि नहीं। और आप लोग से क्या रिक्वेस्ट करें हम, आप लोग पढ़ लीजिए, जॉब ले लीजिए, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का सेट फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा आप लोग का प्रतिक्रिया भी आ रहा है। और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सहपाठी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे सभी को बेनिफिट्स हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।